नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक कमर्शियल स्टील रेफ्रिजरेटर की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। आज हम जानेंगे कि इस रेफ्रिजरेटर में क्या समस्या है कि यह पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पा रहा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी उपकरण अपनी पूरी एफिशिएंसी से कूलिंग नहीं करेगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि दोस्तों उपकरण सारा दिन चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा और उससे क्या होगा कि जो हमारे थर्मल बिजली पैदा करते हैं वो भी लगातार चलते रहेंगे। क्योंकि रेफ्रिजरेशन में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसमें थर्मोस्टेट के द्वारा कंट्रोल ना किया जाता हो। हर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की लाइफ थर्मोस्टेट के कंट्रोल द्वारा ही निश्चित की जाती है। जितनी उसकी कूलिंग एफिशिएंसी होगी उसी के अनुसार वो अपना वर्क करेगा। अभी आप जो सामने देख रहे हैं यह एक कमर्शियल होटलों में रखने वाला स्टील रेफ्रिजरेटर है। इसमें जो कंप्रेसर लगा है वो है KCJ 511 HAE और यह कंप्रेसर आप अगर अलग अलग उपकरणों पर रखेंगे तो इसका बैक प्रेशर बदल जाता है। वो सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आपने इसको अच्छी प्रकार देख लिया है। इसकी जो कंडेंसिंग यूनिट है वो उसके ऊपर नहीं रखी हुई। कोई भी कारण हो सकता है, शायद गर्मी की वजह से टेक्नीशियन से इसे बाहर लगा दिया है। जुगाड़ अच्छा है लेकिन इसे पूरी तरह से कवर्ड करना चाहिए था ताकि कंडेंसिंग यूनिट को पूरी तरह से हवा मिल सके और वो अपना रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से कंडेंस कर पाए। एम्पेयर आप देख सकते हैं लगभग 3 एम्पेयर के आसपास है। जो यह कंप्रेसर है इसकी जो मूल एम्पेयर है दोस्तों वो 4.7 एम्पेयर है, जिससे लगता है कि शायद इसमें रेफ्रिजरेंट कम हो सकता है क्योंकि एम्पेयर कम है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट जो एम्पेयर है वो अगर लाइट ज़्यादा होगी तो भी कम हो जाती है। इसलिए कभी भी एकदम से किसी निर्णय पर ना पहुँचे और इसे पूरी तरह से जाँचें। अब अगर यही कंप्रेसर वाटर कूलर में रखा होता KCJ 511 HAE तो इसका जो बैक प्रेशर होता वो 70 से लेकर 72 PSIG के बीच में होता। और अब यह कंप्रेसर हमारे इस स्टील रेफ्रिजरेटर में रखा है तो हम इसका बैक प्रेशर लगभग 40 से 43 PSIG के बीच में रखेंगे। या फिर आप एक बोतल कूलर की तरह इसका जो बैक प्रेशर है वो 40 से 45 PSIG रख सकते हैं। और अगर यही कंप्रेसर हम एयर कंडीशनर के अंदर रखते तो उसका बैक प्रेशर कुछ अलग हो जाता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इस स्टील रेफ्रिजरेटर की बॉडी को देखिए और इसकी अंदर कूलिंग को देखिए। कोई भी फ्रोस्टिंग आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ हल्का हल्का ठंडा हो पा रहा है, इतनी कूलिंग इसके अंदर है। और इसकी कंडीशन देखिए, सारे जो इसके दरवाजे हैं वो पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं। कोई भी एयर टाइट दरवाज़ा नहीं है। यह एक बिल्कुल गलत बात है। जब तक आप रेफ्रिजरेशन में एयर टाइट नहीं करेंगे तब तक रेफ्रिजरेशन कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए एक समस्या यह भी हो सकती है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। लेकिन हम इसका बैक प्रेशर भी जांचेंगे, इसकी सर्विसिंग भी करेंगे और इसमें गैस भी भरेंगे। और आप ये फॉल्ट फाइंडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट्स के द्वारा मेरे को बताएं इसमें और क्या संभावनाएं हो सकती हैं जो यह ठीक हो जाए। यह समस्या तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है कि इसका जो लॉक मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। गैस के अपना काम नहीं कर पा रही और ये बॉडी एक बेकार बॉडी है। तो कोशिश करते हैं आगे फॉल्ट फाइंडिंग। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो अगर यही कंप्रेसर एयर कंडीशनर के अंदर रखा होता KCJ 511 HAE तो इसका जो दोस्तों बैक प्रेशर है वो भी 70 से 72 PSIG के बीच में होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 70 से 72 PSIG में जो एपरेटर में रेफ्रिजरेटर का तापमान होगा वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बैक प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे एपरेटर में तापमान कम होता जाएगा। अब हमने निर्णय लिया कि हमें इसकी सर्विसिंग करके देख लेना चाहिए, इसलिए हमने इसे पानी से धो दिया है। काफ़ी सावधानी से आपको पानी से धोना चाहिए सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों को बचाकर। तो अगर यही कंप्रेसर एक बोतल कूलर में लगा होता तो दोस्तों इसका जो बैक प्रेशर होता वो 40 से 45 PSIG के बीच में होता और जो हमारा एपरेटर का तापमान है वो होता -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो बैक प्रेशर के साथ तापमान भी बदल जाता है। आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर पूरी तरह से कूल नज़र आपको आ रहा है, हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। ये पानी हमने डाला वो नहीं है, ये जो रेफ्रिजरेंट वापस आया उसका ये मॉइस्चर इसके चारों तरफ जम। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि एक कंप्रेसर और 3 बैक प्रेशर, जैसे ही उपकरण बदलेगा आपका बैक प्रेशर भी बदल जाएगा और आपको हर उपकरण पर यह बातें देखनी होती हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अब हमने इसकी सर्विसिंग कर दी है। अब हम इसे दोबारा से फिर चालू करेंगे और फिर देखेंगे क्या इस पर कुछ फ़र्क पड़ता है, क्या इसकी कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों कूलिंग एफिशिएंसी का कम होना
सर्विसिंग ना होना भी एक कारण हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको सर्विसिंग किया है। मैं आपको कंप्रेसर का नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये KCJ 511 HEE है और इसे कई उपकरणों पर रखा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये हाई बैक प्रेशर और मीडियम बैक प्रेशर दोनों पर काम करता है। हाँ, ये लो बैक प्रेशर पर काम नहीं करेगा, इसलिए आपको कभी भी इसे डीप फ्रीजर में नहीं लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये KCJ 511 HEE है। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कंप्रेसर को एप्लीकेशन के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी वाटर कूलर का कंप्रेसर किसी डीप फ्रीजर पर रख दें तो वो कूलिंग नहीं कर पाएगा और जल्दी ही वो जल जाएगा और उससे आपकी आर्थिक और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा। तो अब हमने इसमें गैस भरने का निर्णय लिया, क्योंकि इसकी एम्पेयर ये कम दिखा रहा है। एम्पेयर कम मैंने आपको बताया किसी और कारण से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने एक रिस्क लिया और हमने इसमें रेफ्रिजरेंट को फिल किया। हमने इसमें रेफ्रिजरेंट फिल किया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। इसका बैक प्रेशर बढ़ता ही गया और इसका जो लास्ट बैक प्रेशर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कितना आया और उससे हम कितनी कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने फिर से इसके एम्पेयर को चेक किया। एम्पेयर आप देख सकते हैं 4 के पास पहुंच चुकी है, लगभग 3.6 के आसपास इसकी एम्पेयर दिखा रही है। फिर भी मूल एम्पेयर से काफ़ी नीचे है, 4.7 एम्पेयर। शायद इसका पंपिंग भी डाउन हो सकता है, लेकिन यह निर्णय आपको करना है। आपको कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना है कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और उसी के अनुसार हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग को अंजाम देंगे। इसलिए आपको सभी निर्णय सोच समझकर करने हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी उपकरण में गैस को रिफ़िल करें तो बैक प्रेशर पर ज़्यादा ध्यान मत दें। आप कोशिश कीजिए कि आप वजन तोलने वाली मशीन अपने साथ रखें और एक सर्विसिंग सिलेंडर रखें, या तो उस सर्विस सिलेंडर में उतना रेफ्रिजरेंट आप फिल करवा के लाएं पीछे से जितना हमें उस उपकरण में भरना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि साइट दूर होती है और हमें नहीं पता होता कि उपकरण में कितना रेफ्रिजरेंट आएगा, तो इसके लिए आपको एक वजन तोलने वाली मशीन अपने साथ रखनी चाहिए और कोशिश कीजिए कि वजन जितना उस उपकरण पर लिखा हुआ है उतनी ही गैस आप वजन तोलकर उसमें डाल दें। तो इससे आपको बैक प्रेशर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन यह होगी कि आपके सभी प्रोसेस जो गैस डालने से पहले होते हैं अच्छी तरह से फ्लैशिंग करवाना डाई नाइट्रोजन के साथ और फिर अच्छी तरह से वैक्यूम कराना डबल स्टेज वैक्यूम पंप के साथ, ये सभी अच्छी तरह से होने चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट दे पाएगी तोलकर गैस डालना। अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे और गैस तोलकर डाल देंगे तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी कूलिंग एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी उस उपकरण की है। तो इसलिए आपको सभी कामों को ध्यान से करना है, बारीकी से करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसे ही गलत प्रैक्टिस करते रहे तो इससे क्या होगा कि हमारे लगातार चलते रहेंगे और जो रेफ्रिजरेंट हम हवा में सीधा छोड़ देते हैं डायरेक्ट, वो सीधा हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा और उसके नुकसान काफ़ी हैं जो आप भविष्य में देखेंगे और अभी देखते भी आ रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है या फिर जो बारिश एकदम से कहीं भी हो जाती है, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के ही परिणाम हैं। तो दोस्तों यह जो कंप्रेसर है ये 100 लीटर तक के वाटर कूलर में लग जाता है और इसमें कैपिलरी आप 55 नंबर की 39 इंच की कैपिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई बातें हैं इस कंप्रेसर के बारे में, मैं आपको आगे किसी दूसरी वीडियो के द्वारा बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी देखिए आप इसका जो बैक प्रेशर है अभी लगभग 70 के आसपास पहुंच चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका बैक प्रेशर हमें प्राप्त करना था लगभग 40 से 45 PSI जी, तभी हमारा रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से ठंडा कर पाता। तो हमने गैस वाले ऑप्शन को भी नकार दिया है। अब हम इसकी गैस को निकाल कर देखेंगे कहीं इसका पंपिंग डाउन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप कमेंट्स बॉक्स में इस विषय पर फॉल्ट फाइंडिंग बताएं ताकि हम इस उपकरण को ठीक कर पाएँ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।